हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के लिए मैं क्रैश कोर्स की शुरुआत कर रहा हूं। तो जितने भी विद्यार्थी अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, मात्र 30 दिन में आपका टोटल सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा और 30 दिन में आपकी पूर्ण तैयारी भी करा दी जाएगी। यह 100% गारंटी है। तो दोस्तों, आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और प्रत्येक विषय का अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रत्येक दिन अलग अलग वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आज का जो है इतिहास का यह पहला चैप्टर है। जैसे कि आपको पता होगा कि पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, वैसे प्रश्न को सिलेक्ट किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद हैं, यानी कि काफ़ी उपयोगी हैं और इसको 100% आने की संभावना भी है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है वह इस प्रकार से है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं पहला प्रश्न जो है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है वह किसने किया था। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न 2014 और 2016 में भी पूछ चुका है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो है वह कब हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। यूरोप का मरीज जो है किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज, तो यूरोप का मरीज जो है वह तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यूरोप का मरीज जो है वह तुर्की को कहा जाता है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था। मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मई 1848 में। मई 1848 में मेटरनिक का पतन हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुर्बो वंश की जो स्थापना है वह वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध इनमें से कौन सा देश था। तो वह देश था ऑस्ट्रिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध था वह ऑस्ट्रिया देश था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। मेजनी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। मेजनी का संबंध इनमें से किससे था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्बोनरी से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मेजनी का संबंध जो है वह कार्बोनरी से था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। जालबेरिन एक संस्था थी। आपको बताना है कि जालबेरिन जो है इनमें से किसकी संस्था थी। तो वह व्यापारियों की संस्था थी। जालबेरिन व्यापारियों की संस्था थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। 1829 ईस्वी के एड्रियानोपुल की जो संधि है वह किस देश के साथ हुई थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तुर्की के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल के द्वारा किस पद पर नियुक्त किया गया था। तो वह पद था प्रधानमंत्री। यानी कि काउंट काबूर जो थे वह प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाविक। गैरिबाल्डी जो है पेशे से नाविक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली और जर्मनी जो है यह किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो वह महादेश है यूरोप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिस्मार्क। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन जो है बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। यूरोपवासियों के लिए किस देश का जो साहित्य एवं ज्ञान जो है वह प्रेरणादायक रहा है।
तो वह देश था यूनान। यूनान का जो है साहित्य और ज्ञान यूरोपवासियों के लिए प्रेरणादायक रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वह कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1871 में। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? इनमें से किस युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो वह युद्ध था सीडान का युद्ध, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजनी के द्वारा यंग यूरोप की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, यंग इटली की स्थापना किसने किया था? यंग इटली की स्थापना जो है वह मेजनी के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, यंग यूरोप की स्थापना भी मेजनी ने ही किया था और यंग इटली की स्थापना भी मेजनी ने ही किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, सीडान का युद्ध कब हुआ था? सीडान का जो युद्ध है वह कब हुआ था? तो वह 1870 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, सन 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न 2015 में पूछा जा चुका है और फिर पूछे जाने की संभावना भी है। सन 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो युद्ध सीडान में ही हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? वियना सम्मेलन जो है वह किस वर्ष हुआ था? तो वह 1815 ईस्वी में हुआ था, वियना सम्मेलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, वियना किस देश की राजधानी है? वियना जो है वह किस देश की राजधानी है? तो वह देश है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। जैसे कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है और रूस की राजधानी मॉस्को है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1854 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध हुआ था, 1854 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो जन्म है वह किस घटना के बाद माना जाता है? तो वह घटना है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति के बाद राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता जो है वह किस वर्ष लागू की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता को लागू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष इनमें से कौन था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मेटरनिक। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष मेटरनिक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य इनमें से क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनका उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, कांट काव्य की मृत्यु कब हुआ था? कांट काव्य की मृत्यु जो है वह 1862 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी ऑस्ट्रिया देश था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? जर्मनी का एकीकरण जो है वह 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन जो है वह गैरिबाल्डी ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, जलवेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जलवेराइन संघ की स्थापना
किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1834 ईस्वी में जालिबराइन संघ की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, गस्टीन की संधि किस वर्ष हुई थी? गस्टीन की संधि जो है वह किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1865 ईस्वी में गस्टीन की संधि हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे माना जाता है? यानी कि किसे कहा जाता है यूरोपीय सभ्यता का पालन? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूनान को जो है यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि जो है वह 1829 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? सीडान का युद्ध जो है वह किनके बीच हुआ था? तो वह फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था, फ्रांस और प्रासा के बीच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? यूनान को किस वर्ष एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था? किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, गिज़ो कहाँ का प्रधानमंत्री था? गिज़ो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो फ्रांस का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, सोडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? सोडोवा का युद्ध जो है वह किनके बीच हुआ था? तो वह ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच हुआ था, सोडोवा का युद्ध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? ओटो इनमें से किस देश के राजा के रूप में घोषित किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनान के राजा के रूप में ओटो को घोषित किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद आपका चैप्टर का नाम है और इससे आपको 42 क्वेश्चन मिले जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे और ऑब्जेक्टिव थे, तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं दोस्तों दूसरे वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप इसे रिवाइज करें, याद करें। गुड बाय।